सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी हमें गुजरात के एक कदीम मोहल्ले से हमारी बहन सना फर्जी नाम ने भेजी है। ये दास्तान सिर्फ एक घर बदलने का किस्सा नहीं, बल्कि उन अनदेखी कबूवतों का है जो वीरानों में अपना हक समझती हैं। जब इंसान उनकी हदूद में कदम रखते हैं तो वो उसे मुदाखलत समझते हैं। सना की जबानी ये वो खौफनाक सच है जिसने उनके हंसते बसते घर को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल थाम कर सुनिएगा। मेरा नाम सना है। हम एक छोटा सा मगर बेहद खुशबाश खानदान थे। मेरी कुल कायनात मेरी अम्मी, अब्बू, मेरा बड़ा भाई फरहान, भाभी साइमा और उनके 2 फूल जैसे बच्चे, 6 साल का अहद और 4 साल की गुड़िया जोया थे। हम जिस पुराने मोहल्ले में रहते थे वहां घर छोटे जरूर थे मगर दिल बड़े थे और सुकून मयस्सर था। लेकिन हमारी जिंदगी में भूचाल तब आया जब अब्बू को गुजरात के एक पुराने इलाके में वाक़े उनका आबाई घर विरासत में मिल गया। 30 साल से इस घर का तनाजा विवाद चल रहा था और जब फैसला अब्बू के हक में हुआ तो वो फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन अम्मी का दिल इस घर के लिए कभी नहीं माना। वो कहती थी जो घर 30 साल वीरान रहा हो वहां इंसानों से पहले आसेब बस जाते हैं। लेकिन अब्बू की जिद और अपनी जीत की खुशी के आगे किसी की न चली। हमने अपना पुरसुकून घोंसला छोड़ा और इस बड़ी सी कदीम और पुरअसरार हवेली नुमा घर में शिफ्ट हो गए। घर वाकई बहुत बड़ा था। ऊंची छतें, मोटी दीवारें और कमरों में फैला एक अजीब सा हब्स। हमने निचली मंजिल पर रिहाइश रखी। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे थे और वहीं से छत का रास्ता जाता था। अब्बू का इरादा था कि कुछ अरसे बाद ऊपर का हिस्सा किराए पर देंगे, इसलिए फिलहाल वो हिस्सा वीरान और तारीख पड़ा था। मुझे पढ़ाई के बाद सबसे ज्यादा लगाव जानवरों से था, खास तौर पर मेरे तोते मिट्ठू, जिसका असल नाम मैंने सनी रखा था, से। वो पिछले 5 सालों से मेरे पास था। वो सिर्फ एक परिंदा नहीं, मेरा दोस्त था। वो इतना मानूस था कि मेरे कमरे में खुला घूमता, कभी पर्दे की रेलिंग पर उल्टा लटकता तो कभी मेरे बिस्तर के नीचे। शिफ्टिंग का पहला दिन बेहद थका देने वाला था। सामान सेट करते करते रात के 10 बज गए। मेरा जिस्म थकान से चूर था। मैं मिट्ठू का पिंजरा उठाकर अपने कमरे में आई, उसे साइड टेबल पर रखा और लाइट बंद करके लेट गई। मिट्ठू बहुत समझदार था। लाइट बंद होते ही वो खामोश हो जाता था। मुझे सोए हुए बमुश्किल 1 घंटा गुजरा होगा कि कमरे के गहरे सन्नाटे को मिट्ठू की एक तेज और खौफजदा आवाज ने चीर दिया। सना उठो, सना उठो, सना उठो। मैं हड़बड़ा कर जागी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो मामूल के मुताबिक बोल रहा है, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी दहशत और अजनबियत थी। मैंने बेड साइड लैंप ऑन किया। मेरी नजर पिंजरे पर पड़ी तो मेरा दिल दहल गया। मिट्ठू पिंजरे के अंदर दीवानों की तरह फड़फड़ा रहा था। वो पिंजरे की सलाखों से अपना सर टकरा रहा था, गोल गोल घूम रहा था, जैसे कोई नजर ना आने वाली चीज पिंजरे के अंदर उसे दबोचने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें खौफ से बाहर को उबल रही थीं। मिट्ठू, क्या हुआ? मैं घबराकर बिस्तर से उतरी और पिंजरे की तरफ लपकी ताकि उसे बाहर निकालकर सीने से लगाऊं। लेकिन इससे पहले कि मेरा हाथ पिंजरे के दरवाजे तक पहुंचता, बाहर लाउंज से अम्मी की एक दिल दहला देने वाली फलक शगाफ चीख सुनाई दी। इस चीख ने मेरे हवास गुम कर दिए। मैं मिट्ठू को वहीं छोड़कर नंगे पांव बाहर भागी। लाउंज का मंजर कयामत से कम न था। अब्बू सोफे पर गिरे हुए थे, उनका जिस्म अकड़ा हुआ था और वो सीने पर हाथ रखे बुरी तरह तड़प रहे थे। अम्मी उनका सर गोद में रखे रो रही थीं। भाई फरहान बौखलाए हुए फोन मिला रहे थे। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई और हम अब्बू को लेकर अस्पताल भागे। वो रात हम सब पर भारी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि अब्बू को शदीद हार्ट अटैक हुआ है। अम्मी रोते हुए बता रही थीं कि अब्बू पानी पीने लाउंज में आए थे, फिर अचानक किसी चीज को देखकर उनके चेहरे पर शदीद खौफ तारी हुआ और वो गिर गए। अगली सुबह जब अब्बू की तबीयत कुछ संभली तो भाई मुझे और अम्मी को आराम करने के लिए घर छोड़ने आए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए मुझे एक झटका सा लगा। या अल्लाह, मैं तो मिट्ठू का पिंजरा खुला छोड़ गई थी। मैं भागती हुई अपने कमरे में आई। वहां जो मंजर देखा वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मेरा प्यारा मिट्ठू, मेरा मिट्ठू जमीन पर बेजान पड़ा था। लेकिन ये तभी प्राकृतिक मौत नहीं थी। उसकी गर्दन एक अजीब जाविये पर मुड़ी हुई थी और उसका जिस्म ऐसे नोचा गया था जैसे किसी भूखे जंगली जानवर ने उसे झिंझोड़ डाला हो। कमरे में जले हुए गोश्त और खून की अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैं वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। सबका कहना था
कि मिट्ठू ने घर की बला अपने ऊपर ले ली, लेकिन मेरे दिमाग में यह सवाल हथौड़े की तरह लग रहा था कि बंद कमरे में यह किसने किया। और अब्बू ने उस रात लाउंज में आखिर ऐसा क्या देख लिया था जो उनका दिल बंद होने वाला हो गया। मिट्ठू की मौत के बाद घर की फिजा बदल गई थी। हर वक्त एक खौफ सतारी रहता। अब्बू अस्पताल से आ गए थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो चुके थे, जैसे किसी गहरी सोच में हों। चौथे दिन अम्मी ने घर की नहुसत खत्म करने के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया। अम्मी ने ताकीद की थी कि सुबह जल्दी उठना है। उस रात मैं खौफ के साए में सोई। सुबह फजर से जरा पहले मेरी आंख खुल गई। एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने बेड से नीचे उतरने के लिए जैसे ही पांव जमीन पर रखा, मुझे लगा मैं किसी तालाब में उतर गई हूं। पानी? मैं हड़बड़ाकर उठी। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा पूरा कमरा टखनों तक पानी से भरा हुआ था। लेकिन ये आम पानी नहीं था। ये गदला, काला और बदबूदार पानी था जिसमें से सड़ांध आ रही थी। मैं अम्मी अम्मी पुकारती हुई पानी में छप छप करती बाहर भागी। बाहर लाउंज और किचन का भी यही हाल था। हैरत की इंतहा यह थी कि पानी सिर्फ मेरे कमरे, उससे मुल्हा का बाथरूम और लाउंज में था। बाकी घर और भाई का कमरा बिल्कुल खुश्क था। हमने देखा कि मेरे बाथरूम की नाली उबल रही थी और वहां से यह काला पानी निकल रहा था। प्लम्बर ने सारा दिन लगा दिया, छत की टंकियां चेक की, पाइप देखे, मगर उसे लीकेज का कोई सिरा ना मिला। अम्मी ने तंग आकर कह दिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। लेकिन माली मजबूरियों ने हमारे पांव जकड़ रखे थे। फौरी तौर पर घर बदलना नामुमकिन था। कुछ दिन गुजरे। भाई मेरा दिल बहलाने के लिए एक नया तोता ले आए, जिसका नाम मैंने जैनी रखा। लेकिन यह तोता भी नॉर्मल नहीं था। वो अक्सर पिंजरे में बैठा ऊपर छत की जानिब देखकर अजीब सी आवाजें निकालता रहता, जैसे किसी को वार्निंग दे रहा हो। ऊपरी मंजिल खाली थी और वहीं से छत का जीना जाता था। हमें अक्सर रातों को छत पर किसी के भारी कदमों की आवाजें आती, मगर भाई जब भी जाकर देखते वहां कोई ना होता। फिर वो खौफनाक रात आई जिसने सब कुछ अयाम जाहिर कर दिया। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। बादल जोरों शोर से गरज रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। घर में घुप अंधेरा छा गया। हमारे पास यूपीएस नहीं था, सिर्फ जनरेटर था जो घर के पिछले हिस्से बैकयार्ड में रखा था। भाई और भाभी टॉर्च लेकर जनरेटर चलाने पिछले सहन की तरफ चले गए। मैं अपने कमरे में अकेली थी, मोबाइल की रोशनी में बैठी थी। अचानक जैनी ने पिंजरे में बुरी तरह शोर मचाना शुरू कर दिया। वो चीख रहा था। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने चौंक कर देखा। बिजली की मध्यम चमक में मुझे दरवाजे पर मेरा 6 साला भतीजा अहद खड़ा नजर आया। वो खामोशी से मुझे घूर रहा था। अहद, तुम यहां क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ, मैंने उसे पुकारा। लेकिन मेरे बुलाने पर वो अंदर आने के बजाय पलटा और तेजी से लाउंज से होता हुआ ऊपर अंधेरे जीने की तरफ भागा। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजी। इतनी रात, अंधेरा और ऊपर की मंजिल। अहद रुक जाओ, ऊपर मत जाओ। मैं मोबाइल की टॉर्च लेकर उसके पीछे लपकी। मैंने देखा कि वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा है। मैं उसके पीछे भागती हुई ऊपर पहुंची। वो छत के दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरा दिल हल्का में आ गया। तूफानी बारिश में बच्चा छत पर, कहीं स्लिप ना हो जाए। मैं भीगती हुई छत पर पहुंची। चारों तरफ अंधेरा और बारिश का शोर था। अहद, अहद, मैंने टॉर्च घुमाई। छत बिल्कुल खाली थी। मेरा सांस फूल गया। वो मेरी आंखों के सामने यहां आया था। कहां गया? फिर एक खौफनाक ख्याल आया, कहीं वो छत से गिर तो नहीं गया। मैं कांपती टांगों के साथ छत की मुंडेर दीवार के पास गई और नीचे गली में झांका। आसमानी बिजली जोर से कड़की और उस नीली रोशनी में मैंने जो मंजर देखा उसने मेरे खून को बर्फ कर दिया। नीचे गली में जो वॉशिंग एरिया के साथ थी, बारिश में भीगता हुआ अहद खड़ा था और वो ऊपर मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो मुझे देखकर हंस रहा था। उसकी आंखों में जो तासुर था वो किसी मासूम बच्चे का नहीं हो सकता था। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अगर अहद नीचे गली में खड़ा है तो वो कौन था जिसका पीछा करते हुए मैं छत तक आई थी? वो क्या चीज थी जो मुझे यहां लाई थी? शायद वो मुझे यहां से धक्का देना चाहती थी। अभी मैं सकते में थी कि नीचे सहन से भाई फरहान की एक दर्दनाक, कलेजा चीर देने वाली चीख सुनाई दी। भाई की चीख सुनकर मैं दीवानावार सीढ़ियों से नीचे भागी। नीचे लाउंज में कोहराम मचा हुआ था। अम्मी और अब्बू अपने कमरे से निकल आए थे। हम सब पिछले सहन की तरफ भागे।
वहां भाई फरहान जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। जब मुझे होश आया तो हम सब लाउंज में थे। भाई की जान बच गई थी, यह अल्लाह का मौजा था। मैंने कांपते होंठों से अम्मी को अहद वाली बात बताई। अम्मी, वो अहद था, वो मुझे छत पर ले गया, लेकिन वो नीचे खड़ा हंस रहा था। अम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझे भींच लिया और कहा, सना, तुम होश में आओ। अहद और जोया तो दोनों बुखार की दवाई पीकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे हैं। वो तो कमरे से बाहर निकले ही नहीं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अगर बच्चे कमरे में सो रहे थे तो वो दो कौन थे? एक जो मुझे छत पर ले गया और दूसरा जो गली में खड़ा मुझे देखकर हंस रहा था। यकीनन वो हमजाद या कोई बदरूहें थीं जो उस रात हमारे साथ खेल रही थीं। अगली सुबह इलेक्ट्रीशियन ने एक और इंकशाफ करके हमें हिला दिया। उसने बताया कि जनरेटर की तार शॉर्ट सर्किट से नहीं जली थी, बल्कि उसे किसी तेज धार वाले प्लास या कैंची से जानबूझकर काटा गया था, ताकि जो भी उसे हाथ लगाए उसे करंट लगे। घर में हमारे सिवा कोई नहीं था। ये तार किसने काटी? अम्मी ने अटल फैसला सुना दिया। बस बहुत हो गया, मैं अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। हम उसी वक्त जरूरी कपड़े लेकर नानी के घर एक शिफ्ट हो गए। वहां जाकर मेरा दूसरा तोता जैनी भी मर गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने भी कोई बला अपने सर ले ली हो। घर छोड़ने के बाद जब हम महफूज मकाम पर पहुंच गए तो अब्बू ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने वो राज खोला जो उन्होंने दिल के दौरे वाली रात देखा था और खौफ से किसी को नहीं बताया था। अब्बू ने कांपती आवाज में बताया, जिस रात मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं पानी पीने लाउंज में गया तो वहां तुम्हारी अम्मी खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। मैंने जैसे ही उन्हें आवाज दी वो घूमी, लेकिन वो तुम्हारी अम्मी नहीं थी। वो एक खौफनाक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा लटका हुआ था और मुंह से राल टपक रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। मेरे पांव जमीन ने जकड़ लिए। वो मेरे सामने तुम्हारे कमरे में गई, उसने पिंजरे से मिट्ठू को निकाला और मेरी आंखों के सामने उसे कच्चा चबा गई। खून के छींटे उड़ते देखकर मेरा दिल बंद हो गया और मैं गिर गया। अब्बू की बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बाद में हमने एक बड़े आमिल साहब से राब्ता किया। उन्होंने घर का हिसाब लगाने के बाद बताया कि इस हवेली की जमीन में आमिल साहब के कहने पर हमने उस घर को 7 दिन के लिए मुकम्मल खाली छोड़ा और वहां हिसार और सफाई का खास अमल करवाया गया। हमें हुक्म था कि घर से कोई एक सुई भी उठाकर साथ न लाएं, वरना असरात हमारे साथ चिपक कर आ जाएंगे। हमने ऐसा ही किया। बड़ी मुश्किलों से वो वक्त गुजारा और अमल मुकम्मल होने के बाद वापस गए। आज हमें वहां रहते हुए कई साल हो चुके हैं। हालात अब बेहतर हैं, जानलेवा हमले नहीं होते, लेकिन आज भी कभी कभी रात के आखिरी पहर छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आती है या कभी बंद नल खुद ब खुद खुल जाते हैं। हमने समझौता कर लिया है और शायद उन नादीदा मखलूकन ने भी अब हमें बर्दाश्त कर लिया है। दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती। वो घर आज भी गुजरात में मौजूद है और हम वहीं रहते हैं, लेकिन वो पहली चंद रातें और वो शैतानी मुस्कुराहट मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती।